जी बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज़ मोहम्मद सबी गौर फ्रॉम द एजुकेट फोर्सेज एकेडमी। बच्चे, आज का जो टॉपिक है इट इज़ आवर फिज़िक्स डिस्कशन ऑफ एकेडमिक पोर्शन। और ये एमटी कैट के लिए भी आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो पोर्शन हमारा फिज़िक्स का आज हम पढ़ेंगे इट इज़ फ्रॉम द फर्स्ट ईयर बुक and two chapters are being included for today's lecture. It is force and motion and the other one will be work and energy. तो आइए चलते हैं इसके एमसीक्यूज को बारे में डिस्कस करते हैं और इनके साथ साथ इनके सोल्यूशन को भी डिस्कस करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 है। कहते हैं कि a cyclist moves along a circular path of radius r 70 meter. If he completes one round in 11 seconds, calculate the total length of the path. कहते हैं कि साइकिलिस्ट है वो मूव कर रहा है along a circular path, एक सर्कुलर पाथ के गिर्द। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ड्रॉ करें, एक सर्कुलर पाथ के गिर्द एक साइकिलिस्ट रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, ऑफ रेडियस 70 मीटर। आपको पता है रेडियस हमारा फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को इसको रेडियस कहते हैं। रेडियस इज इक्वल टू 70 मीटर। ठीक है। इफ़ ही कंप्लीट्स वन राउंड इन 11 सेकेंड्स, वो कहते हैं टाइम जो है 11 सेकेंड्स है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो आपको पता है टोटल लेंथ जो है मतलब कि यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर दोबारा इस पॉइंट तक आने के लिए इट इज़ द टोटल बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी कि इस पूरी बाउंड्री पे ही वो सर्कल मूव कर रहा है। तो इसको आप क्या कहते हैं? टोटल बाउंड्री को सर्कमफेरेंस कहते हैं। द टोटल बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कैसे कहते हैं? जो भी सर्कल की टोटल बाउंड्री होती है देन इट इज़ नोन एज सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि हमने टोटल बाउंड्री या टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है जो उसने मूव किया है, कवर किया है। तो हमने इनडायरेक्टली क्या फाइंड करना है? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है बेटा 2πr। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, एंड r इज़ 70 मीटर। 70 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 इंटू पाई की हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3 ले लेते हैं, क्योंकि हमने 3.14 हम इसलिए नहीं ली क्योंकि जो है कैलकुलेशन को हमने एक रफली जो है इसको कैलकुलेट करना होता है विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर। तो जो माइंड में हमने कैलकुलेशंस करनी है बेटा उसके लिए हमने रफ कैलकुलेशंस करनी होती है ताकि हम अपने आंसर तक पहुंच सकें। तो पाई इज़ द वैल्यू ऑफ 3 और 70 का 70, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 को जब 70 से मल्टीप्लाई करें तो जब कोई बड़ा नंबर होता है तो आप 0 को इग्नोर कर देते हैं। 6 7 आर 42 और 0 का 0 7 लग जाएगा, यानी कि हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली 420 या उसके करीब करीब होना चाहिए। सो आवर आंसर विल बी बीटा 440। ठीक है, क्योंकि मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली थी 3 की, तो इस वजह से हमारा आंसर जो है वो उसके करीब करीब आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। कहते हैं कि 2 बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली विद डिफरेंट स्पीड्स। कि 2 बुलेट को फायर किया गया है हॉरिजॉन्टली विद डिफरेंट स्पीड्स फ्रॉम द सेम प्लेस, एक ही जगह से। विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। कि कौन सी बुलेट जो है वो ग्राउंड को सबसे पहले हिट करेगी। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ से अगर आप किसी भी चीज़ को हिट कर रहे हैं और दूसरी चीज़ को भी वहाँ से हिट कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्पीड जो है वो डिफरेंट है। कहते हैं कि डिफरेंट स्पीड के साथ वो मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो ग्राउंड को हिट करेगा विच विल बी द बुलेट। तो कौन सा वो बुलेट होगा जो कि आपको ग्राउंड को पहले हिट कर रहा है? तो बेटा इसमें आपने बात ये याद रखनी है कि जब भी ये टाइम का फैक्टर पूछा जाता है कि टाइम जो है वो कौन पहले जाएगा या कौन बाद में जाएगा, तो टाइम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द गिवन स्पीड। वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। टाइम सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है या कौन सी चीज़ है जो उनको नीचे खींच रही है? वो ग्रेविटी है। ठीक है, तो ग्रेविटी इज़ द कांस्टेंट इन बोथ दीज केसेस। के अगर जो बुलेट आपका फास्टर स्पीड से चल रहा है उस पर भी ग्रेविटी उतनी ही वर्क कर रही है, और जो स्लोअर स्पीड से चल रहा है जो बुलेट फायर किया गया है द ग्रेविटी इज़ द सेम फॉर दिस वन। तो ग्रेविटी उन दोनों को सेम ही स्पीड से या फिर फोर्स से खींचेगी। सो दे विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। वो सेम स्पीड पर ही उस ग्राउंड को टच करेंगे। ठीक है, तो स्पीड का उस टाइम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इट इज़ द ग्रेविटी विच विल
which will pull the bullets and then they will reach the ground simultaneously। ठीक हो गया। तो मैथ पर डिपेंड नहीं करती, ना इस पर, ना फास्टर वन ना स्लोअर वन। ठीक हो गया। MCQ नंबर 3 देखें बेटा, कहते हैं द बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ, व्हाट विल हैपन टू द बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। कहते हैं कि अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, यानी कि एब्सेंस है हमारे पास, तो फिर बॉडी को क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है या फिर रुक जाएगी। अब आपको पता है एक्सटर्नल फील्ड का मतलब ये है कि एक्सटर्नली कोई भी फोर्स हम एक्ट नहीं कर रहे। एक्सटर्नल फील्ड अगर नहीं है देन इट मीन्स कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जो है ना वो चल रही है, तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर उसको रोकेगी नहीं तब तक वो स्टॉप नहीं करेगी। ठीक हो क्या। इसी तरह से आप अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी सी लगा दें तो वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। ये हम बात कर रहे हैं जब एक्सटर्नल फोर्स होगी तो इट विल स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। एक्सटर्नल फोर्सेस के क्या क्या जो है इफेक्ट्स होते हैं, ये आपने इन द प्रीवियस लेक्चर्स हम उसमें क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो बॉडी को, मूविंग बॉडी को स्टॉप भी कर सकती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकती है, एंड इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकती है। जैसा कि अगर हम किसी भी बॉक्स को लें और उस जो ना हैमर को हम उसको हिट करें विद अ फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ दिस कंटेनर। तो बेटा इधर एमसीक्यू में बात ये कर रहे हैं कि एक्सटर्नल फील्ड या एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। अब देखें ऑप्शंस की तरफ, कहते हैं कि इट विल स्टॉप, नहीं ये रुकेगी, क्या रुक जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो फिर तो बॉडी मूव करती रहेगी। ठीक है। इट विल मूव, बीटा ऑप्शन देखें, इट विल मूव विद द सेम स्पीड इन डिफरेंट पाथ, क्या ये डिफरेंट पाथ हो जाएगा, नहीं, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक वो सेम पाथ में चलती रहेगी। तो हमारे पास ये भी ऑप्शन गया। डेल्टा ऑप्शन देखें, इट विल मूव विद डिक्रीज्ड स्पीड इन डिफरेंट पाथ, तो इधर भी स्पीड जो है वो कम हो रही है और डिफरेंट पाथ भी नहीं हो सकता एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, देन द बॉडी मूव्स इन द सेम पाथ विद द सेम स्पीड, तो सेम स्पीड होगी और सेम ही पाथ होगा इफ़ द एक्सटर्नल फील्ड इज़ नॉट अप्लाइड टू इट। ठीक हो गया। तो ये हमारा एमसीक्यू नंबर C40 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 4 इज अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ बस व्हेन द बस स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड सडनली। तो आपको पता होगा कि जब कोई भी बंदा जो है वो एक बस में या फिर एक व्हीकल में ट्रैवल कर रहा है, तो जब भी बस जो है स्टार्ट्स मूविंग, जब आपकी बस जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगी तो आप पीछे की तरफ जाएंगे। ऐसा ही है, क्योंकि आप जो है पहले रेस्ट पोजीशन पर हैं। आप पहले किस पोजीशन में है, गाड़ी भी रेस्ट पर है, आप भी रेस्ट पर हैं, लेकिन जब वो मूव करने लगेगी तो आपकी एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जो कि उसको रेस्ट पर ही लगाने की कोशिश करेगी, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी जो कि रेजिस्ट करती है एनी चेंज इन मोशन को, रेजिस्ट द चेंज इन मोशन। वो कहती है कि अगर तो बॉडी पहले रेस्ट पर है तो आगे भी रेस्ट पर ही रहे, और अगर वो मोशन से यानी कि मूव कर रही है बॉडी तो वो मूव करते रहे, अनलेस एंड अनटिल जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो तब तक जो है वो मूव करती रहेगी। तो इनर्शिया हमारी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है बेटा कि जो रेस्ट में पहले बॉडी था तो उसको रेस्ट में ही रखेगी, वो मोशन में नहीं जाने देंगी। इस वजह से हम बैकवर्ड मूव करेंगे, और जब गाड़ी जो है बस मूव कर रही हो और सडनली वो ब्रेक्स को अप्लाई करेंगे तो फिर हम जो है, क्योंकि हम भी मूव कर रहे थे यानी कि मोशन में थे, देन हमारी इनर्शिया अब हमें किस तरफ को, आगे को, फॉरवर्ड को मूव करवाएगी, क्योंकि हम मोशन में थे, देन इट विल ऑल्सो कंटिन्यू टू उसको मोशन में ही मूवमेंट करवाएगी आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ, जो कि बस की मूवमेंट थी। ठीक है। तो इनर्शिया जो है वो हमारी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि उस बंदे को अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रखने की कोशिश करेगी और मोशन में है तो मोशन में ही रखने की कोशिश करेगी।
तो बंदा पहले रेस्ट में था, तो इस वजह से वो बैकवर्ड मूव करेगा व्हेन द बर्ड स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड। ठीक हो गया। तो इनर्शिया से रिलेटेड एक और भी एमसीक्यू आता है आगे, और इनर्शिया हमारा जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का है वो सेम एज इट इज़ द सेम स्टेटमेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा ये भी हमारा मोशन का जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये भी यही कहता है कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट मोशन यूनिफॉर्म मोशन will continue to do so unless and until no external force is acting on it। कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट की जाए तब तक वो बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, और जो मोशन में मूव कर रही है वो मूव करती रहेगी। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। कहते हैं कि शिप ऑफ मैस, ये आपको मैथ दिया गया है 3 × 10⁸ kg इनिशियली एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इज पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ, ये हमारे पास फोर्स आ गई 5 × 10⁴ न्यूटन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो डिस्टेंस हमारा 3 मीटर ऐसा आ गया। एज्यूमिंग दैट द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर इज नेग्लिजिबल, द स्पीड ऑफ द शिप इज। तो आपने स्पीड फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है 0, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, और हमें डिस्टेंस दिया गया है 3 मीटर। मास इज 3 × 10⁷ kg एंड फोर्स इज 5 × 10⁴ न्यूटन। तो इनिशियल वेलोसिटी को मैंने 0 क्यों किया? क्योंकि बेटा ये लिखा हुआ है रेस्ट पर है, तो आपकी शुरू वाली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0। तो बेटा अब हमने वी एफ फाइंड करना है, तो फॉर्मूला वो लगाना होता है कि जिसकी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। ठीक है। अब जैसे हमें एस दिया गया है, एफ और एम दिया गया है, तो हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। हम यूज़ करते हैं 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। अब सर इधर एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो क्या हुआ? फोर्स और मास तो है, तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, और A क्या हो जाएगा? F/m हो सकता है। ठीक है। तो A की जगह पर हम क्या लिख देंगे? F/m। S का S, डिस्टेंस का डिस्टेंस, वी एफ स्क्वायर का वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर क्या हो गया? 0 का स्क्वायर, क्योंकि इधर 0 है तो 0 का स्क्वायर 0। अब वैल्यूज पुट करते हैं। F हमारे पास फोर्स कितना है जी? 5 × 10⁴। नीचे आ गया हमारे पास मैस, वो है 3 × 10⁷ इंटू एस 3 मीटर है, इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर, क्योंकि वी आई स्क्वायर 0 है तो वी एफ स्क्वायर हमारे पास बच गया। उसके बाद आगे देखें, अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है कि 3 से 3 कट गया। ठीक है। 2 5 ज़ा 10 मल्टीप्लाई 10⁴ ओवर 10⁷ इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। जितने भी बेटा क्वेश्चंस होते हैं ये एमडी कैट के या एफएनएस के या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, वो सारे के सारे आपके वो वाले आएंगे विच यू कैन सॉल्व यूजिंग योर माइंड एंड विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो आपने इनको ये कैलकुलेशंस को इस तरह से योर माइंड कैलकुलेट करना होता है। अब देखिए 10 की पावर क्या होती है, आपको पता है ये 1 है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। 10 की पावर ऊपर 5 आ गई, नीचे 10 की पावर क्या है? 7 है, इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। आगे देखिए 7 जब ऊपर जाएगा 10 की पावर 5, आपको पता पावर्स माइनस हो जाती हैं, देन इट इज़ 10 की पावर -2। अब अगर वी एफ स्क्वायर और दूसरा है हमारे पास है 10 की पावर -2, दोनों तरफ हम क्या लेते हैं बेटा? स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। ये 10 की पावर -2 था, क्या बन जाएगा? 10 की पावर -1। वी एफ इज इक्वल टू 10 की पावर -1, और 10 की पावर -1 आपको पता है कि 1/10 होता है, और 1/10 को जब आप डिवाइड करेंगे तो दैन इट इज़ द आंसर ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो दोबारा से देखिए हमारे पास जो जो वैल्यूज़ दी गई थी, एफ दिया गया था, फोर्स मैस दिया गया था, एम एस इज इक्वल टू 3 मीटर था, और कहते हैं इनिशियली एड्रेस था, मैंने वी आई इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो कहते हैं व्हाट इज़ द शिप ऑफ द स्पीड ऑफ द शिप, स्पीड निकालनी है, वी एफ निकालना है। वी एफ के लिए मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। एक्सेलरेशन की जगह फोर्स और मास को लिखा, देन हमने जो है ना बाकी चीज़ें सॉल्व करके
दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया एंड द आंसर इज 0.1 मीटर पर सेकेंड। चार्ली इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 6 बेटा, आपकी टेक्स्ट बुक की स्टेटमेंट है। तो आपको मैंने जैसे बताया था कि टेक्स्ट बुक को आपने चैप्टर को लाजमी आपने रीडिंग को याद करना है और समझना है, और उसको एमसीक्यू वाइज जो, क्योंकि एग्जांपल्स हो जाएं और इसी तरह से यूनिट्स हो जाते हैं, किसी भी चीज़ के फार्मूलाज हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की कोई वैल्यूज़ हैं एंड यूनिट्स, इसी तरह से सेम आपके पास डायमेंशंस जो हैं वो। तो ये आपके पास जो चीज़ें हैं, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक अदर दैन द न्यूमेरिकल्स। मतलब न्यूमेरिकल्स के अलावा जो बाकी चीज़ें ये वाली हैं ना, ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपने उसको लाजमी पढ़ना होता है। तो बेटा देखें, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? एक होता है जी बेटा इलास्टिक कोलिजन एंड द अदर वन इज इन इलास्टिक कोलिजन। तो डिफरेंस क्या है इलास्टिक कोलिजन में? जो ऐसे कोलिजन जिसमें आपका मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड या फिर रिमेन्स द सेम। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, जबकि इसमें जो है ना ही मोमेंटम और ना ही जो आपकी टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, ठीक है। तो इन इलास्टिक कोलिजन इसको कहते हैं। तो बेटा टेक्स्ट बुक एग्जांपल है कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स जो है वो आपके पास इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि इसमें मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती, कंजर्व नहीं रहती, यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल कोलिजन जो टोटल एनर्जी है वो बिफोर कोलिजन इज़ नॉट इक्वल टू द टोटल कोलिजन टोटल जो मोमेंटम है एंड द टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन, यानी कि कोलिजन से पहले, टकराने से पहले और टकराने के बाद जो आपकी मोमेंटम है और टोटल एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती व्हीकल्स के केस में, ठीक है। बाकी सारी जो है ना वो आपकी एग्जांपल्स हैं ऑफ इलास्टिक कोलिजन्स। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 7 कहते हैं an object is moving with constant velocity of 20 मीटर पर सेकंड towards north, then its acceleration will be। अच्छा जी, इसमें बेटा ये मेन चीज़ है कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये आपको पता होगा कि जब भी हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। क्यों? एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। अब जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यानी कि कांस्टेंट रह रही है, पहले भी 2 थी, फिर उसके बाद भी 2 है, इसके बाद भी 2 है, सेम वेलोसिटी या फिर सेम स्पीड जो है वो जब रहेगी, टाइम चेंज हो रहा है, वक्त तो साथ साथ इंक्रीज़ करता जाएगा, लेकिन जब उसके दरमियान में कांस्टेंट वेलोसिटी और कोई डिफरेंस नहीं आ रहा या फिर वो इंक्रीज़ नहीं हो रही ना ही डिक्रीज़ हो रही है, एकदम कांस्टेंट जो वेलोसिटी वो रह रही है, तो आपका जो चेंज है वो तो नहीं हो पाएगा। तो देन द चेंज इज़ इनिशियल वेलोसिटी भी जो है सेम है 2 है, फाइनल वेलोसिटी भी 2 है, तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ज़ीरो। तो डेल्टा टी हमें वो हमारे पास क्या आएगा? ज़ीरो। डेल्टा वी ज़ीरो, देन टोटल एक्सेलरेशन इज़ ऑल्सो ज़ीरो। ठीक हो गया? तो ये याद रखना है कि जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी आपके पास होती है किसी भी बॉडी की, देन द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ज़ीरो। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका, 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 8 कहते हैं रिटार्डेशन इज डिफाइंड एज। रिटार्डेशन किसे कहते हैं बेटा? आपको पता है नेगेटिव एक्सेलरेशन का ही दूसरा नाम होता है रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कम 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 जो है वो, या फिर कम नेगेटिव वैल्यू कब आएगी? जब आपकी
वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है विद द चेंज इन टाइम। ठीक है। एक्सेलरेशन हमारे पास दो तरह से हो सकती है बेटा। एक्सेलरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। एक होती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरी होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब होती है जब हमारी जो वेलोसिटी है इट इज़ इंक्रीजिंग, चाहे वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है या फिर डिफरेंटली इंक्रीज कर रही है, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट पे जो है वो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव तब होती है जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विद द चेंज इन टाइम, जबकि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव व्हेन द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद द चेंज इन टाइम। वेलोसिटी जब डिक्रीज कर रही है विद द चेंज इन टाइम देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डेसेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, सेम वर्ड इसी के लिए। और रिटार्डेशन भी हम लोग इसी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। देन ऑप्शन आप अगर देखें जी, हमारे पास जो बीटा ऑप्शन है, डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज रिटार्डेशन। ठीक हो गया। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है यूनिट मतलब के पर यूनिट टाइम के साथ साथ, तो आपके पास देन इट इज़ नोन एज रिटार्डेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए बेटा, डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, शाबाश, डिस्प्लेसमेंट इज द करेक्ट आंसर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने शुरू में भी पढ़ा होगा, और इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट मेरे पास बी है। एक मेरे पास रास्ता है जी, यहाँ से लेकर ऐसे करके बना जाता है। ठीक है, एक पाथ ये फॉलो किया है। दूसरा जो बंदा है वो इस पाथ को फॉलो कर लेता है ऐसे। तो ये जो पाथ गया है इट इज़ डिस्टेंस। ठीक है, जबकि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए से बी तक सीधी लाइन जा रही है और बी तक आप जा रहे हैं, देन इट इज़ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, आगे कहते हैं टू कार्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड वी, देयर रिलेटिव वेलोसिटी विल बी। तो कहते हैं कि दो गाड़ियां जो हैं वो एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। ये इसको याद रखना, ऑपोजिट डायरेक्शन, कि एक गाड़ी इधर से आ रही है और एक गाड़ी इधर से आ रही है, तो उनकी जो वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे की, वो क्या हो जाएगी। तो आपने बेटा देखा होगा कि जब भी आप कहीं सफ़र कर रहे होते हैं मोटरवे पर या किसी भी ऑन द हाईवे, तो जब सामने से एक गाड़ी आ रही है दूसरी तरफ से, तो आपकी गाड़ी जब आप उसके सामने से गुजरेंगे तो आपको उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा महसूस होगी कि वो जो है बहुत ज़्यादा स्पीड से गुजरी है। हालांकि इतनी कोई ज़्यादा स्पीड नहीं होती, लेकिन आपकी और उसकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से आपको उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हमें महसूस होती है। एम आई राइट। इसी तरह से जब आप ऑपोजिट सिनेरियो में चलें कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तब आपको उनकी स्पीड जो है वो बड़ी लो नज़र आएगी। हालांकि वो अगर आप 100 पे चल रहे हो तो वो भी तो 80 से 100 के दरम्यान में उसकी स्पीड होगी, लेकिन आपको कंपैरेटिवली वो स्लो नज़र आ रही है क्योंकि दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो एक तरह से माइनस हो जाती है v1 की और v2 की, दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं वो एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जबकि जो आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आपकी जो कार्स हैं या व्हीकल्स हैं मूव कर रही हैं, देयर रिलेटिव वेलोसिटी, इन दोनों की वेलोसिटी जो हैं वो सम अप हो जाती हैं, दोनों की ऐड हो जाती हैं। रिलेटिव वेलोसिटी इसकी भी v है, इसकी भी v है, देन तो हमारे पास जो आंसर होता है वो दोनों का सम हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी विल बिकम 2v। ठीक हो गया। तो ऑपोजिट डायरेक्शन का याद रखना कि ऑपोजिट डायरेक्शन जब होगी तो आपकी वेलोसिटीज़ दोनों ऐड अप हो जाएंगी, जबकि अगर वो लिखा हुआ है दे आर इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द सेम लाइन, तो फिर आपकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो आपकी डिफरेंस हो जाएगा, उनमें डिफरेंस। जी नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, अ मैन इन द कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार। तो बेटा एमसीक्यूज में ये चीज़ें जो है ना आपने नोट करनी होती हैं कि इस में पूछा क्या गया है, वो एक हिंट देता है और उस हिंट के अकॉर्डिंग ही हमने जाना लेकर चलना। ये नहीं कि एमसीक्यू देखा ये जी न्यूमेरिकल है, फटाफट से कोई ना कोई फॉर्मूला लगाने लग पड़ा, नहीं। हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू कार, वो कह रहे हैं कार के लिहाज से उसकी स्पीड क्या है।
तो बेटा वो बंदा किधर बैठा है, वो उस गाड़ी के अंदर ही है, ठीक है। तो बाहर की सराउंडिंग के लिहाज से अगर बाहर के लोग देख रहे हैं तो वो बंदा जो है ही इज़ इन मोशन, वो मोशन में है, यानी कि वो मूव कर रहा है गाड़ी। ज़ाहिर सी बात है, गाड़ी मूव करी तो बंदा भी उसके साथ मूव कर रहा है। सराउंडिंग के लिहाज से बाहर के लोग जब देखेंगे तो उसको वो बंदा या फिर वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से ही इज़ इन मोशन। जबकि वो अपने सिस्टम के लिहाज से या अपने ही गाड़ी के लिहाज से अगर वो बंदा है तो गाड़ी के लिहाज से, गाड़ी के अंदर बंदे बैठे के बंदों के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू द कार ही इज़ एट रेस्ट, ठीक है। तो गाड़ी भी मूव कर रही है लेकिन गाड़ी के लिहाज से जो अंदर वाला बंदा है वो एट रेस्ट है। बाहर की सराउंडिंग के लिहाज से जब देखा जाएगा तब वो इन मोशन होगा, जबकि विद रिस्पेक्ट टू द कार, कार के लिहाज से वो गाड़ी के लिहाज से, क्योंकि गाड़ी के अंदर ही है वो, तो इसकी जो मोशन है वो बंदा उड़ के कहीं और नहीं जाता, वो अपनी जगह पर बैठा रहता है। ही इज़ एट रेस्ट, और रेस्ट पर आपकी जो वेलोसिटी या स्पीड होती है इट इज़ ज़ीरो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम लोग एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ। कहते हैं कि अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन इट फॉलोज। तो हमारे पास तीन तरह के आपको ये ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, सर्कुलर, एलिप्टिकल और पैराबोलिक। तो सर्कुलर, एलिप्टिकल और पैराबोलिक ये तीनों जो हैं दीज आर टाइप्स ऑफ कर्व्ड पाथ्स। ये तीनों किसकी टाइप्स हैं? कर्व्ड पाथ की। सर्कुलर भी आपके पास वो सर्कल में होता है, पैराबोलिक भी आपके पास इसको इस शेप को कहते हैं जो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की होती है। एलिप्टिकल भी आपकी जो ना ओवल शेप को कहते हैं। तो अगर बेटा हम बात करें सर्कुलर पाथ की या कोई भी कर्व्ड पाथ है, उसमें आपको पता है जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी की दो चीज़ें होती हैं। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी करनी है तो उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए। इसी तरह से इसकी डायरेक्शन भी आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी की, वो भी सेम होना चाहिए। अगर तो मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से कोई गाड़ी चल रही है और सेम चलती जा रही है, लेकिन इन द सर्कल पाथ में चल रही है, तो फिर हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों नहीं कांस्टेंट है? क्योंकि सर इसमें डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। आपको पता है कि जो सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन होती है इट इज़ अलॉन्ग द टेंजेंट, अलॉन्ग द टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट उस पॉइंट को कहते हैं जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे। तो अगर गाड़ी यहाँ पर है उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ को होगी। जैसे आपको पता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स, आप कोई भी चीज़ घुमा रहे हो तो आप अगर छोड़ोगे इसको इधर से वो उस रस्सी को, तो पिस्टरिंग को, तो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पर है देन इट इज़ दिस डायरेक्शन। यहाँ पर अगर गाड़ी है तो इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ पर गाड़ी है तो इसकी डायरेक्शन ये है। तो हम कहेंगे कि कर्व्ड पाथ में गाड़ी की डायरेक्शन जो है वो ऑलवेज़ क्या होती है? इट इज़ ऑलवेज़ चेंजिंग। तो जब आपकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है तो फिर क्या वो कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है? अभी मैंने बताया कि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों के दोनों सेम होने चाहिए या फिर कांस्टेंट होने चाहिए। तो सर्कुलर पाथ हो, चाहे इलिप्टिकल पाथ हो, चाहे पैराबोलिक पाथ हो, ये तीनों हमारे आंसर नहीं बनेंगे। हमारा आंसर बनेगा रेक्टिलिनियर पाथ, यानी कि रेक्टेंगल शेप में जो पाथ है उसमें आपकी जो डायरेक्शन है इट इज़ द सेम, और उसमें या फिर हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन जो मोशन है उसमें आपकी जो वेलोसिटी है इट इज़ विल बी कांस्टेंट, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों जो हैं वो सेम होंगे। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा, कहते हैं द फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ वन डायमेंशनल मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड एरिया। जी बेटा, जब भी आपको कहते हैं ना वो एरिया फाइंड करें, एरिया अंडर द ग्राफ। दो चीज़ें हैं बेटा इसमें। एक जब कहते हैं एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करें, एरिया अंडर द ग्राफ, तो उसका मतलब होता है वो दोनों चीज़ें जिसके दरम्यान में वो ग्राफ बन रहा है वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि v मल्टीप्लाई बाय t, ठीक है। और जब बेटा वो पूछेंगे स्लोप क्या है इसकी ग्राफ की, स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये दोनों तरह से हमारे पास एमसीक्यूज आ जाते हैं।
तो तब बेटा इनको हमने डिवाइड करना होता है। तब हमने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है जिनके दरम्यान में ग्राफ बना है। तो कहते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ बाय शेडेड एरिया, ये आपका एरिया है अंडर द ग्राफ। तो आपको मैंने बताया कि एरिया अंडर द ग्राफ के लिए आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और ये एस आपका फॉर्मूला किसका बेटा, शाबाश, एस इज इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस का, कि वेलोसिटी और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला किसका आता है, डिस्टेंस का। सो एरिया अंडर द ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के। और अगर स्लोप का पूछा जाए बेटा तो क्या क्वेश्चन आंसर होगा, वेलोसिटी ओवर टाइम। ये हमारे पास क्या कहलाता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। जब आपसे स्लोप का पूछा जाएगा तब हम एक्सेलरेशन का बता देंगे। एंड व्हेन वी आर आस्क्ड अबाउट द एरिया अंडर द ग्राफ, तो आपने उन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि इसका फॉर्मूला है। तो आपने याद रखना है कि वेलोसिटी और टाइम को जब मल्टीप्लाई करते हैं देन इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। ठीक हो गया। अच्छा जी, वही चीज़ जो अभी हमने पढ़ी है अब उसका उलट आ गया। कहते हैं वही ग्राफ आ गए हैं, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ कार दैट इज ट्रेवलिंग लॉन्ग अ स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड। क्या आपकी जो वेलोसिटी या स्पीड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग कर रही है। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग का क्या मतलब है कि अगर टाइम है 0 सेकेंड तो फॉर एग्जांपल वो उसकी स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एट टाइम 2 सेकेंड इट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। एट 4 सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाती है। 6 सेकेंड पर इस तरह से 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है। तो अगर आप इसको देखें कि ये 2 मीटर पर सेकेंड इसमें भी इंक्रीज़ हुआ है, इसमें भी 2 मीटर पर सेकेंड है, इसमें भी 2 मीटर, मतलब कि इंक्रीज़ तो कर रही है वेलोसिटी, ये नहीं कि कांस्टेंट है, दो की दो रह रही, नहीं, इंक्रीज़ कर रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है, यानी कि 2 4 6 या फिर 10 20 30 इस तरह करके जब इंक्रीज़ कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड। ठीक है। तो जब यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या रहती है, कांस्टेंट रहेगी। एक्सेलरेशन क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी, डेल्टा वी ओवर चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। तो बेटा जब चेंज इन वेलोसिटी जो है वो एक ही यूनिफॉर्म रह रहा है, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ जी, कहते हैं कि जब आपकी यूनिफॉर्मली स्पीड हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, देन द वेलोसिटी जो है वो भी आपकी चेंज जो है वो सेम रहेगा। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी, एक ही वैल्यू उसकी आती रहेगी, देन द एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। तो बेटा याद रखना है कि यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग जब होती है स्पीड या वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। पीछे जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि कांस्टेंट वेलोसिटी उसमें एक्सेलरेशन क्या थी, कांस्टेंट वेलोसिटी हो या स्पीड हो तब हमने बताया था वो एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। ठीक है। जबकि कॉन्स्टेंटली या फिर यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड तो एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो कौन सा ग्राफ जो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट शो कर रहा है, हाँ जी, ए वाला अल्फा ग्राफ, ये आपके स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और ये किसको शो कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है और जो आपका स्ट्रेट लाइन होता है वो आपका कांस्टेंट वैल्यू को शो करता है। जब ऐसे वैल्यू आपको होती है देन इट इज़ शोइंग द डिक्रीजिंग वैल्यू और द स्लोप। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू। इट इज़ MCQ number 15. A particle is moving in a straight line with uniform acceleration. Which graph represents the motion of particle? तो वही चीज़ के कहते हैं कि पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वही चीज़ अभी हमने जो पढ़ी है उसका उलट हो गया है कि अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कौन सा जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस मोशन ऑफ पार्टिकल को। हाँ जी, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और अभी हमने पिछले एमसीक्यू में पढ़ा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन तब होती है जब वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज कर रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। तो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग का ग्राफ कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है।
बिल्कुल सेम पिछले वाला एमसीक्यू, बिल्कुल उसने एग्जैक्ट जो है ना इसको ऑपोजिट कर दिए। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डबल देन द एक्सेलरेशन बिकम्स, हाँ जी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इफ द नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, नेट फोर्स। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एक्सेलरेशन के। फोर्स इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रही है। फोर्स डबल तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। इफ द फोर्स एक्टिंग इज डबल देन एन एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डबल अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मूविंग टू द व्हाट इज द नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 17 कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, हाँ जी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने किस प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था? इनर्शिया को डिस्कस किया था। तो क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया की प्रॉपर्टी को ही डिस्कस करता है, जो रेस्ट में था वो रेस्ट में रहेगा और जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया को भी कहते हैं, या लॉ ऑफ इनर्शिया को के लिए जो दूसरा वर्ड है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नेम्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा कहते हैं व्हेन अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, एफ हमारे पास है जी 4 न्यूटन एंड अ मास ऑफ 2 kg, mass is 2 kg for a time of 2 seconds, what is the rate of change of momentum? जी बेटा, ये आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, ये स्टेटमेंट याद रखनी है, इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। कि जब भी आपने टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करना है, रेट तो होता ही टाइम के लिहाज से है, अगर हम इसकी फॉर्मूला लिखें, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? एम वी एफ माइनस एम वी आई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, डिवाइडेड बाय जब टी कर रहे हैं तो वो किसके बराबर होता है? एफ के। ठीक है, और इसी से ही हमारा निकलता है एफ क्रॉस टी, जिसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि रेट, इस पूरे को क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स कितनी दी गई है बेटा? 4। तो आंसर इज 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 4 न्यूटन। ठीक हो गया, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही पूछा गया है, तो फोर्स कहाँ है? 4 न्यूटन, तो हमने फोर्स को ही इक्वल कर दिया इसके। कहते हैं अगन आफ्टर फायरिंग रिकॉइल्स बिकॉज, ये आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपने ये पढ़ा होगा कि जब एक गन जो है वो उसको फायर करती है तो वो जो बुलेट है वो पीछे को आती है, जो आपकी गन है वो पीछे को आती है, मूव करती है, इसको हम लोग रिकॉइल कहते हैं। तो रिकॉइल क्यों करती है? टू कंजर्व मोमेंटम, ताकि वो मोमेंटम को क्या कर सके? कंजर्व कर सके। और ये किस लिए होता है? फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक हो गया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एमसीक्यू नंबर 20 है एट मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्रेजेक्ट्री विच ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम ज़ीरो, कि प्रोजेक्टाइल की कौन सी चीज़ जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो आपको पता है कि अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो यहाँ से आपकी ट्रेजेक्ट्री चलती है यहाँ तक, तो हमने ये एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो आपको पता है इसकी वेलोसिटी जो है वो एक वर्टिकल वेलोसिटी और एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। एक इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है एंड द अदर वन इज द वर्टिकल वेलोसिटी, जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, नीचे की तरफ तो जी एक्ट कर रहा है ना, तो वी वाई। तो ऊपर जाते वक्त जब आप हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए हैं, पहले तो वो वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रही है, यानी कि ऊपर उसको लेके जा रही है, लेकिन एट द हाईएस्ट पॉइंट जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जाकर इधर मैक्सिमम हाइट पर ज़ीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि और मज़ीद उसने ऊपर तो नहीं जाना ना, अब तो उसने नीचे आना है, तो फिर जो है पहले इंक्रीज़ करती रहती है और फिर एट द हाईएस्ट पॉइंट वो जाकर ज़ीरो हो जाती है। कौन सी चीज़? वर्टिकल वेलोसिटी या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वी वाई हमारे पास जो होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाता है? इट इज़
ज़ीरो। जबकि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो हर वक्त कांस्टेंट ही रहता है। ये भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द प्रोजेक्टाइल, कि जब भी आगे प्रोजेक्टाइल मोशन होती है तो कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द ट्रेजेक्ट्री, इट इज़ द हॉरिजेंटल वेलोसिटी। ठीक है, और जी की वैल्यू भी। जल्दी से ज़रा कंप्लीट करते हैं ताकि हम इसको अभी ब्रेक ले सकें थोड़ी देर के लिए। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, तो प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है इसको क्या कहते हैं बेटा, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, भी हमने पढ़ा। ठीक है, रेंज क्या होती है, रेंज वो होती है कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो उसने कवर करता है जो प्रोजेक्टाइल अपनी ट्रेजेक्ट्री के दौरान, उसको हम रेंज कहते हैं। लेकिन जो उसने तरीका या पाथ फॉलो किया है इट इज़ नोन एज ट्रेजेक्ट्री। और एक और एमसीक्यू आता है कि इसके पाथ को क्या कहते हैं, किस शेप को कहते हैं, देन इट इज पैराबोला। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट एंगल्स ऑफ 20 डिग्री एंड 70 डिग्री विद द सेम वेलोसिटी विच हैव लॉन्गर रेंज, तो रेंज किसकी ज़्यादा होगी। तो बेटा याद रखना है कि जब भी दो एंगल्स ऐसे दिए गए हों, θ1 ये है, θ2 इज 70 डिग्री, तो बेटा अगर तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हों, क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हों। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब दोनों का सम जो है θ1 प्लस θ2 वो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है उन दोनों की रेंज जो है वो सेम होगी। तो आपको पता है 20 और 70 को जब हम प्लस करें देन द आंसर इज़ 90 डिग्री। तो ये याद रखना है कि जब भी दो एंगल्स आपको दिए गए हैं और पूछा जाए कि उनकी सेम वेलोसिटी के साथ हमने उनको रेंज किसकी ज़्यादा होगी, तो आपने याद रखना है कि दोनों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री पर उसको आप सम आ रहा हो, देन दे बोथ हैव द सेम रेंज। ठीक है, एक और एमसीक्यू इसमें से बनता है कि रेंज मैक्सिमम कब होती है। तो बेटा याद रखना है कि 45 डिग्री इज़ द एंगल एट विच रेंज इज़ मैक्सिमम। 45 डिग्री इज़ द एंगल। डैश मिसाइल इज कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल, जी बेटा, अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल, ये भी टेक्स्ट बुक की आपकी लाइन है, उसको ये दिया गया है। उसके बाद हमारे पास आता है जी टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल्स फ्लाइट। टाइम जब फाइंड करना है तो बेटा टाइम, टोटल जो टाइम होता है ड्यूरेशन प्रोजेक्टाइल का एक ट्रेजेक्ट्री में, तो उसका फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये तो हो गया कंप्लीट टाइम का। अगर लिखा हुआ है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, कि अगर आपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचना है उसके लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा, तो आपको पता है मैक्सिमम हाइट ये ट्रेजेक्ट्री का हाफ होता है। ठीक है, तो इसी का अगर हम हाफ कर देंगे तो ये 2 निकल जाएगा। तो टाइम टू रीच यानी वो स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैक्सिमम हाइट के लिए ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा वी आई साइन थीटा अपॉन जी। 2vi साइन थीटा अपॉन जी कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल्स फ्लाइट, टाइम पीरियड जिसे हम कहेंगे, जबकि मैक्सिमम हाइट के लिए आपकी जो टाइम होगा वो वी आई साइन थीटा होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग डायमीटर एंड टोटल डिस्टेंस अलॉन्ग द सर्कल इज। तो आपको पता है कि अगर हम सर्कल ड्रा करें तो द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग डायमीटर, डायमीटर कौन सा होता है, जो आपका अलॉन्ग द सेंटर लाइन जो है वो गुजर रही हो। चलो इधर ही सेंटर लगा लेते हैं। अच्छा जी, कहते हैं कि ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग द डायमीटर। डायमीटर आपको पता है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 रेडियस होते हैं, 2 रेडियस 2 आर, एंड टोटल डिस्टेंस अलॉन्ग द सर्कल, डिस्टेंस कौन सा होगा अलॉन्ग द सर्कल, यानी कि इस पूरे सर्कल में जब घूम कर आया पॉइंट एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, वो आपका टोटल डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वापस आ गया, ठीक है, सेंटर से चला गया, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जबकि डिस्टेंस पूरा इसने कवर किया यानी कि 2πr किया सरकमफेरेंस का। तो डिस्प्लेसमेंट और रेशो निकालनी है हमने डिस्टेंस की अलॉन्ग द सर्कल। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी है अलॉन्ग द डायमीटर, 2r होती है, रेडियस का डबल कर दें, और जो डिस्टेंस है इट इज़ अलॉन्ग द सर्कल, यानी सर्कल के गिर्द घूम कर आया है, तो सर्कल के गिर्द क्या होता है,
सर्कमफेरेंस 2πr फार्मूला होता है, 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, तो हमारे पास इधर बचा 1, इधर बचा पाई, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1/π। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा कहते हैं न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ, हाँ जी न्यूटन सेकंड किसका यूनिट है? अभी हमने पढ़ा इम्पल्स, पीछे इम्पल्स क्या था? F मल्टीप्लाई टी, न्यूटन मल्टीप्लाई सेकंड, न्यूटन सेकंड बना। और ये हमने पीछे क्या डिस्कस किया है? चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है जी। वेयर वर वी? हम एमसीक्यू नंबर 26 पर थे। तो न्यूटन सेकंड हमने डिस्कस कर लिया था, मोमेंटम का है। 27 की तरफ आते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन रेंज इज इक्वल टू हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल? तो जब रेंज और हाइट जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाए तो फिर कौन सा एंगल होगा, या किस एंगल पर जाकर जितनी रेंज है, जितना उसने कवर किया है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज का, और जो हाइट है उस प्रोजेक्टाइल की, वो दोनों किस एंगल पे जाके सेम होते हैं? तो बेटा एंगल इज 76 डिग्री। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी है, वो हम कर लेते हैं कि जैसे रेंज इज इक्वल टू हाइट हमने करना है। रेंज का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, VI² sin 2θ अपॉन जी, एंड हाइट इज VI² sin² θ अपॉन जी, अपॉन 2g सॉरी। तो यहाँ से g और g कैंसिल हो जाता है और VI² से कैंसिल हो जाता है। इधर हमारे पास रह गया sin 2θ इज इक्वल टू sin² θ अपॉन 2। देन उसके बाद हम देखते हैं sin 2θ जो है वो होता है 2 sin θ cos θ के बराबर, इज इक्वल टू sin² θ अपॉन 2। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4 sin θ cos θ इज इक्वल टू sin² θ। दोनों तरफ मैं sin θ से अगर डिवाइड कर दूं सिंप्लीफाई करने के लिए, एक sin θ इससे कट गया स्क्वायर से और एक इधर से, इधर क्या रह गया 4 cos θ और इधर आ गया sin θ। 4 इधर ही रहेगा, साइन ओवर कॉस आपको पता है क्या होता है, टेन होता है, टेन थीटा। तो जब टेन का इन्वर्स करेंगे, सॉरी थीटा इज इक्वल टू टेन इन्वर्स 4 करते हैं, तब बेटा हमारे पास आंसर आता है ये वाला एंगल 76 डिग्री। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन इसलिए ताकि आपको एक तरह से पता हो कि कैसे करना है, लेकिन आपने सिर्फ याद रखना है कि कौन से एंगल पर रेंज और जो हाइट है वो इक्वल होती है, इट इज़ 76 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो हमने अभी पढ़ा F क्रॉस T, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इफ मास इज 2 kg एंड वेलोसिटी इज 35 देन द मोमेंटम इज। तो मास हमें दिया गया है 2 और वेलोसिटी दी गई है 35। तो आपको पता है मोमेंटम P इज इक्वल टू mv होता है। m आपके पास 2 आ गया, v आपके पास 35 आ गया, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देन आवर आंसर इज 70। ठीक हो गया, सिंपल सा फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर दिया। लास्ट एमसीक्यू बेटा हमारे पास आज का जो इस चैप्टर का है वो ये है, द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मींस, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला ये होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ठीक है, अब इसकी 3 कंडीशंस हैं। अगर तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 आती है इसकी कोफिशिएंट की, देन इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, देन इट इज़ परफेक्टली
इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक और इनइलास्टिक हमने अभी पढ़ा था ना, जिसमें वो मोमेंटम और उसमें कंजर्व रहता है। तो अब ये देखो क्वेश्चन ही हमारा यही परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होगी। अच्छा, अब अगर ई की वैल्यू या कोफिशिएंट की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान में हो, 0 से 1 के दरमियान में हो, देन इट इज़ इन इलास्टिक कोलिजन। और अगर ये ई जो है वो हमारे पास 0 हो, ठीक है, तो फिर वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बन जाएगा। अगर 1 था तो परफेक्टली इलास्टिक, और अगर 0 है देन इट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक हो गया। तो बेटा ये था हमारा इस चैप्टर का जो MCQs हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके लिए हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं अभी 10 मिनट्स की, एंड देन वील स्टार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर फ्रॉम द वेरी मोमेंट। ठीक हो गया। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्क एंड एनर्जी।